नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार विजय श्री तनवीर की लिखी कहानी धीरा। कंडक्टर ने उंगली में फंसे रांगे के छल्ले से बस की छत पर एक खास अंदाज में टंकार दी। गुलखेड़ा वाले अगाड़ी आलो और पूरे वेग से दौड़ती बस अपने खड़खड़ाते वजूद की एक करुण चीत्कार के साथ रुक गई। बेआराम सीट में देर से पड़े निकम्मे बदन में हल्की सी ऐंठन भरकर बेआराम सीट में देर से पड़े निकम्मे बदन में हल्की सी ऐंठन भरकर मैं दरवाजे पर चली आई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये छकड़ा बस लगभग खाली हो चुकी थी। इक्का दुक्का ऊँघते लोग भी आंखें मलकर अगले किसी स्टॉप पर उतरने को चौकस होकर बैठ गए थे। मेरे दाहिनी ओर दूर तक जाती पोल तार की चिकनी काली सड़क थी, जबकि मेरी याद के हिसाब से यहाँ पिंडलियों तक रेत से भरा कच्चा दगड़ा होना चाहिए था। उस नवेलेपन को देखकर दम भर को मैं चकरा गई थी। 22 बरस का दीर्घ अंतराल, इतने में एक पीढ़ी जवान हो जाती है, एक बूढ़ी और एक दिवंगत। मुद्दत से मेरी याद में ठहरी हुई चीज़ों का कायाकल्प भी इतना ही सहज था जितना खुद मेरा अपना बदल जाना। यहीं उतरना है ना? मैंने पक्का किया। जी हाँ, यहीं उतर लो। यूं ही सड़क सीधी जावेगी, तनक आगे से कोई सवारी पकड़ लियो। कंडक्टर ने कान पर टिकी कलम से दांत कुरेद कर कहा। छकड़ा बस जिस अप्रिय चीत्कार से रुकी थी, उसी चीत्कार से मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। मैं सड़क के किनारे दिशा भ्रमित सी खड़ी थी। मुझे इसी सड़क पर सीधे जाकर कहीं बाएं मुड़ना होगा या शायद दाएं। इतने सालों बाद जब सारे नाते सूरते और रास्ते बिसरा गए, तो मैं किन अजाने मोह तंतुओं से बंधी यहाँ चली आई हूँ। जब सालों पहले अम्मा ने ही अपना नैहर तस दिया, तो मेरा ननहार कैसा। बाबूजी के अवसान के बाद अम्मा जी को निचले ओहदे पर उनकी नौकरी मिली थी। मुझे हॉस्टल, जिस उम्र में माँ बेटी के बीच सहलापा सहलापा पनपता है, हमारे बीच अनमिलत रही। साल में कुल माहे अधमाहे ही अम्मा का संग होता था, सो हमारा संवाद नितांत औपचारिक था। ननिहाल के बाबत मुझे कुछ एक बेतुकी बातें याद हैं, जैसे कि मैं 8 साल की थी जब अम्मा ने सौगंध उठाई थी कि पीहर की देहली पर कभी पाँव न धरूंगी। जैसे यह कि इस सौगंध के बाद भी अम्मा डाकिये से अक्सर ही पूछती थी, गुलखेड़ा से कोई चिट्ठी आई है। भले ही कालांतर में कुछ चिट्ठियाँ आई थीं, मगर कोना कटी चिट्ठियाँ जो माँ को तोस के बजाय महीनों का शोक दे जाती थी। मेरे पास सचमुच यहाँ आने का कोई ठोस प्रयोजन नहीं था, अलावा इसके कि बीमारी के बाद के दिनों में मैंने अम्मा के भीतर एक कसक देखी थी, नानी की। तुझसे बड़ी लाख थी नीरजा, कभी मौका निकाल कर हो आना। मगर उस घड़ी उनकी अपेक्षा पर मैं खींच गई थी। न जाने किस आन तान में जीवन गुजार दिया। अब 20 बरस बाद उन्हें उस लाग की सुध हुई। उन दिनों घर, नौकरी, अम्मा के मर्ज को संभालने से मैं एक यंत्र की तरह हो गई थी। अब मुझे यहाँ से जोड़ने वाला सेतु ढह चुका था। अम्मा को देह छोड़े भी महीना होने को आया। हठात ही उनकी अपेक्षा जैसे मेरा धर्म हो गई थी। सड़क के हाशिए पर खड़े खड़े मेरी कच्ची याद में ननिहाल की कितनी ही चीज़ें कौंधने लगती थी। मेरे सम्मुख टूक टूक दृश्यों और शब्द शब्द आवाज़ों का एक कारमा सा यूँ गुजरता जाता, जैसे कोई रेल धड़धड़ाती तपाक से गुजर जाए। उन दृश्यों में एक तूल तबील पक्की हवेली है, एक गहरा कुआं है, और है आब नूसी पेटी में सहेजा एक कदीमी हारमोनियम, जिसे छूने की सख्त मनाही है। जेहन से थोड़ा जूझने पर चित्रों और आवाज़ों के मायने सब कुछ साफ होने लगते हैं।
7 बरस की एक लड़की कुएं की जगह पर खड़ी बार बार कुएं में झांक कर अपना नाम पुकार रही है, नीरजा। कुएं से तुरंत एक बाजगस्त आवाज़ उठती है, नीरजा। लड़की हैरान हो रही है, ये ध्वनि परावर्तन के नियम को नहीं समझती। ये उझक कर कुएं में झांकती है कि उस अंधे गहर में भला कौन छुपा बैठा है जो उसकी ऐसी निर्विकार नकल उतारता है। मगर कुएं में घुप अंधियार पड़ा है। इतने में हवेली के किसी कोने से हारमोनियम की धुन मचलती आती है। लड़की कुएं में बैठी नकलची की ताक झांक भूल उस धुन के पीछे दौड़ जाती है। हवेली के ओसारे में बूढ़े हारमोनियम पर सिर निहुड़ाए एक ठसक भरी औरत अपने अतीत की अजमत में खोई है। वह बड़े कौशल और नजाकत से बाजे की एक एक कुंजी पर अपनी उंगलियां रखती हैं। तोय पतो ये निज्जो मेरी चटसाल के सालाना जलसे में यू बाजा लाट साहब इरविन से मोए नेक से मिलो थो। 7 बरस की बारीक सी लड़की को हारमोनियम बजाती वह औरत दुनिया की सबसे अजीम औरत जान पड़ती है। उसके पास ऐसी नायाब अमोलक चीज़ है जिसे निरी नाजुकी से छुआ जाता है और जरा सी छू छा से भी ठेस लग सकती है। वह अपने मन में अंग्रेजी अंदाज में हिंदी बोलते सूटेड बूटेड लाट साहब इरविन की फर्जी सूरत गढ़ने लगी। लाट साहब जरूर ही कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, इसीलिए उसकी सौगात भी इतनी खास है जिस पर नानी इतना इतराती हैं। वह अभिभूत हो हारमोनियम बजाने की हट में ठिनठिनाने लगती है। नानी नानी मैं भी बजाऊंगी लाट साहब का बाजा, बस एक बार, एक बेर काय को मेरी लाड़ो, तू रोज बजाया करियो। जब मेरो दम निकलेगो तो देंगी, जब मेरो दम निकलेगो तो तोई को दे जाऊंगी, यहाँ किसी के गरज ना है आकी। नानी और इसकी पेटी भी, उसके लिए निश्चित ही बाजे की पेटी भी एक नेमत है। हाँ, यहाँ की पेटी भी। लड़की उसी क्षण हारमोनियम को अपनी धरोहर मान चुकी है। इस उल्लास में उस ठसक भरी औरत के गले में झूल जाती है। औरत लाड से उसे अपनी गोद में भर लेती है। आ धोरे को आजा बजवाऊं। सुगढ़ सुजान उंगलियां छोटी लड़की की नन्ही उंगलियों पर घिर कर बाजे की कुंजियां चापती हैं। बायां हाथ हरर धोकनी दावता है। औरत आसूदगी से आंखें मींच लेती है। छो भरी गोद में सिमटी लड़की की आंखें और उंगलियां बूढ़े हारमोनियम की कुंजियों और धोकनी में उलझ उलझ जाती हैं। एक मीठी सुर लहरी विराट हवेली की पथरीली दीवारों से टकराती है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी 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 री चदरिया। अचानक भीतर के कोठे से उठती दारुण खांस ठसक भरी औरत में बेकली भर देती है। हारमोनियम पर कायदे से टहलती उंगलियां तेज तेज चलने लगती हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया। औरत के सुर एकदम से गड़बड़ाने लगे हैं। बाजे की धुन बिगड़ गई। उसका ध्यान सेहन पर पड़े जाल से टपकती आवाज़ों पर जा लगा। उपरले तल्ले में मुंह बिराते हुए एक मीठी सी झिड़की ठप से नीचे गिरती है। जाओ हटो, फिर कट गई तुम्हारी तिलंगी। निरे अनाड़ी मखौल उड़ाती जनाना हंसी जाल से घिरकर सेहन में बिखर जाती है। अब कहोगे मेरा दोष ना है, माझा ये कच्चा था धीरा। हारमोनियम की कुंजियां चापती ठसकीली औरत के भाल पर सिलवटें पड़ गईं। ये गीत रोकर गरजती है, धीरा ओ धीरा, तेरे कैसे न सूखे अब तक कि आज अटारे पे ही सांझ करेगी। धीरा ओ धीरा, तेरे केस न सूखे अब तक का अटारे पे ही सांझ करेगी। आई माता जी। ऊपर खिलखिलाता उपहास खलबलाहट में बदल गया। लो उड़ली पतंग, मैं जाऊं पकड़ूं, पकड़ो अपनी चक्री। मगर उजलत में लपकने से चूक गई चक्री, जाल पर आ पड़ी। भीगे बालों का जूड़ा लपेटती झनक मनक करती एक 17 साला लड़की हड़बड़ी में जीना उतरती है। घबराहट में उसकी जबान अठलाने लगती है। लल्ला जी पतंग उड़ा रहे थे ना, तो चक्री थमा रखी थी। बाकी पतंग उड़न दे तू मत ना उड़, बाकी पतंग उड़न दे तू मत ना उड़।
जाके लिए तो ब्याह के लाई हूँ, बाकी काच देख, प्रमोद कितनी देर से खांस रहा है। एक दूसरी औरत हैंड पंप के ओटले पर झावे से एड़िया रगड़ रही है। उसके शीतला के दागों से भरे चेहरे पर मक्कारी थिरकने लगी है। तुम्हारी भली चलाई माता जी, इस निराली बावल से उड़े बगैर कहीं लल्ला जी के कनकौवे उड़े हैं। लखन खोई हर वक्त चौड़ा उघाड़े छत पे खेलती फिरे है, चाहे कोई हो झांक ले। 17 साला लड़की सिटपिटाकर सिर पर आंचल ढकती कोठे में जा घुसी। वहाँ उसके सिवा कोई पाँव नहीं रखता। सो छोटी लड़की ने भी फासले से ही झांका। अंदर अजीब सी असौंध भरी है। बिस्तर पर पड़े हड़ीले आदमी ने खांसते खांसते कै कर दी। उसके अपच हूँ भोजन के साथ रक्त के कतरे हैं। उस कै में उस अपचे भोजन के साथ रक्त के कतरे हैं। अपनी लाचारी से चिड़चिड़ाए हड़ीले आदमी ने पूरी ताकत से पैर तान कर 17 साला लड़की के पेट में लात मारी। कहाँ मर गई थी हरामजादी? आधे घंटे से उल्टी में पड़ा हूँ, मगर लात का आघात इतना कमज़ोर है कि लड़की बस तनिक लड़खड़ाई भर है। लात खाकर भी वह गूंगी सी बनी घिन्नाए गीले अंगोछे से खाट पर पड़े आदमी की मराऊ देह पहुँचकर पायते बैठ गई। माहौल से गाफिल होकर ठसक भरी औरत के सुर फिर सध गए। ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, सोनगढ़ी भट्टा गुलखेड़ा भिनसारी 20 रुपया सवारी। अचाहेगी एक कड़वी हाँक से मैं चिहूक उठी। ननिहाल की पुर असरार हवेली अर्रा अर्रा कर जमीन पर आ गिरी। दृश्य आंखों में चौंधियाकर वीरान हो गए। आवाज़ें गूंग पड़ गईं। फटर फटर शोर मचाता एक बिना छत का टेम्पो मेरे करीब रुक गया। किंग को जाओगी बहन जी? गुलखेड़ा। मैंने टेम्पो के अंदर झांका। मेरे अलावा एक भी औरत नहीं थी। जिस पर सवारियां ऐसे ठुसाठुस एक दूसरे की रगड़ से देह छिल जाए। इसमें जगह कहाँ है? आप बैठो तो मैडम जी, बहुत तेरी जगह हो जाएगी। टेम्पो चालक अंदर बैठे लोगों से मुखातिब हुआ। तनक तनक सरक लो भैया, जनाना सवारी है। मैंने अपनी धुंधली याद से गंतव्य का अंदाजा किया। 1.5-2 किलोमीटर से कम तो क्या ही होगा। हालांकि सांझ अभी दूर थी और 2 जोड़ी कपड़े और 2.5 किलो मिठाई के सिवा मेरे पास कोई भारी बोझ नहीं था। फिर भी इतनी दूर पैदल चलना मेरे लिए सहज नहीं था। ड्राइवर की कृपा से मेरे लायक जगह बन गई। मैं चुपचाप सिकुड़ कर बैठ गई। आते जाड़ों के दिन थे। बदन के उघड़े अंगों का अगनिया धूप की नरम गरमाई भली लग रही थी। खेतों में एक तरफ ईख सयानी हो रही थी, दूसरी तरफ हाथी घास के ढूंढों के कल्ले फूट रहे थे। ज्यों ज्यों टेम्पो कोल तार की पक्की सड़क पर आगे बढ़ रहा था, त्यों त्यों मैं अपनी स्मृति में कहीं बहुत पीछे रेत भरे कच्चे दगड़े पर लौट रही थी। मेरी यादों से उछलकर अब छोटी बारीक लड़की अम्मा का हाथ थामे ननिहाल जा रही है। ननिहाल में उसकी मौज होती है। भांत भांत के पकवान, न्यारे न्यारे खेल, गुट्टे खेलने को, तिदरे बारजे का चिकना लाल फर्श, छुपन छुपाई को सब जगह ही जगह। जलावन के भंडार में पुआल की गांज जो छिप जाए तो मजाल कोई झांक तक लें। और सबसे मज़ेदार तो राजा रानी का स्वांग, जो हवेली के अकेले कोने में भरी दोपहरी चलता है। इस स्वांग में वह हमेशा रानी बनती। उसके लिए धीरा अपने ब्याह की सलमे सितारों वाली झलाबोर लाल साड़ी देती। राजमुकुट बनाने को अपने फेरों का मोर पिछले सलूनों की बची हुई पौंचियों के बाजूबंद बांधती है। चोटी में चोटिल्ला डाल गेंदे की लड़ी गूंथ देती है। धीरा की सिंगार पिटारी में कितनी चीज़ें होती हैं। नख रंगने को नाखूनी, पाँव रचने को आलता, पाउडर, सुर्खी, कस्तूरिया, अतर। इसमें उसकी गर्दन, कनपटी और कांख हरदम गमकती रहती है। वह जाने कौन सी छड़ी फिराकर सिर से नख उसका रूप ही बदल देती। तब वह बेहद उजली दिखती है। उस वक्त उसे नानी की टोक एकदम जहर लगती। अब रानी के अधूरे श्रृंगार बीच वह धीरा को पुकार लेती है।
जब रानी के अधूरे श्रृंगार के बीच वह धीरा को पुकार लेती है। जले पाँव की बिलैया बस इसे ऊँगे ऊँगे डोलती फिर। आदमी बुखार में तप रहा है, यहाँ जवान धींगड़ी बालकों में बालक बन रही है। जा तनक प्रमोद के पाँव दबा दे। छोटी लड़की मन ही मन कसमसाती है। अच्छा हो किसी दिन धीरा पाँव की जगह उस गंधाए आदमी का गला ही दाब दे। लड़की का हाथ थामे अम्मा किसी डुबाऊ ख्याल में खोई ऐसी चुप चल रही हैं मानो उसके संग है भी कि नहीं। अम्मा के हाथ में कसी उसकी हथेली पसीज रही है। उसकी अधीर गति से तालमेल बिठा पाने में नाकाम वह गट्ठर चाल में घिसट रही है। नए पाँव पिंडलियों तक रेत से भरे हैं। जूतों के अंदर किसकिसाती रेत के संग तलुए में कोई कंकड़ी भी रगड़ रही है, शायद मन में भी। बीती शाम ननिहाल से जाने कैसी चिट्ठी आई कि सवेरे हड़बड़ी में काम निपटाकर अम्मा उसका हाथ थाम कर चल पड़ी थी। न राखी, न दौज, न ब्याह, न भोज, न गर्मी की छुट्टी। बेमौसम के बुलावे पर वह अचरज में पड़ी हैं। अम्मा की चुप उसे अखर रही है। हम नानी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? कुछ काम है? अम्मा के चेहरे पर अजीब सी सख्ती है। क्या काम है? है कुछ, तेरे मतलब की बात नहीं। लड़की अम्मा की चुप्पी से किसी अनिष्ट का अंदाज़ा लगाती है। इस अंदाजे के साथ उसके भीतर हारमोनियम का लोभ गुल मचाने लगता है। क्या नानी का दम निकल गया अम्मा? ज़्यादा बड़बड़ मत कर, चुप चल। फटकार सुनकर लड़की बुझ गई। मतलब नानी सलामत हैं तो आज भी वही ओसारे में अपनी सुखा संधि पर पसरी पेटी में कैद हारमोनियम की चौकसी करती होंगी। जाने कब नानी का दम निकलेगा, कभी निकलेगा भी कि नहीं। एकाएक उसे लगता है कि लाट साहब का बाजा उसका कभी ना होगा। नानी उसे झूठी भरमाती हैं। आज भी देखते ही अपनी बाहें पसार देंगी। आए मेरी निज्जो आ गई, अब नानी नतनी की ताल बजेगी। बाजा तो आखिर मेरी लाड़ों का ही होवेगा। नानी सबसे चिड़चिड़ाई रहती हैं लेकिन उस पर लाड़ लुटाती हैं। उसे इस बात का कौतुक रहता है। अम्मा कहती हैं मेरे मौसेरों में तू पहल की है ना, इसीलिए उनकी दुल्हटी है। और घर कुनबे में कोई लड़की भी तो ना जन्मी। नानी को लड़कियां अच्छी लगती हैं तो धीरा क्यों नहीं लगती? वह तो रोज़ नानी के पांव दबाती है, सिर देखती है, उंगलियां चटकाती है। वह बहू जो ठहरी। अम्मा हंसती हैं। नन्ही लड़की को औरतों के नाते का ये टहूका समझ नहीं आता। उसे ननिहाल में हारमोनियम के बाद जो सबसे ज़्यादा भाता है वह है धीरा। वह हारमोनियम की तरह ही उसकी आत्मा में बजती है। धीरा के सघन केस, नरम पेट, खमदार कमर, उसकी चूड़ी, महावर, बिंदी, सिंदूर, उसका सब कुछ उसे मोहता है। बनाव सिंगार का बहुत शौक है उस धीरा को। लेकिन एक दिन धीरा का प्राण पिए सिंदौरा हमेशा को संदूकची में मुंद गया। पर कुनबे की कई औरतों ने मिलकर उसकी चूड़ी तोड़ दी। घर कुनबे की कई औरतों ने मिलकर उसकी चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर धो दिया। औरतें चूड़ी फोड़ती जाती थी, रोती जाती थी। सबर कर लाली, अब इस सच धज का क्या होएगा? जाड़े की चांदनी है, तेरे भाग में घरवाले की सेवा लिखी ही। तेरे भाग में घरवाले की सेवा लिखी ही। बीवी तूने कसर न रखी, अपने तई सुरख के द्वार खोल लिए। रोदन क्रंदन से घबराई वह माँ की टांगों से चिपकी सहमी खड़ी थी। उस दिन भी ऐसे ही अचानक चिट्ठी आई थी, कोना कटी चिट्ठी। अम्मा ऐसे ही औचक भागी थी। हवेली के सिहन में बीचों बीच चादर ढांपे एक मुर्दा सोया था। अनगिनत लोग जमा थे। रोबा राहट मची थी। नानी छाती पीट पीट कर कलप रही थी। अरे प्रमोद, मोह न ले गयो। सॉरी, अपनी अम्मा पे तरस ना आयो तो है। मेरे राम जी, मैं डुकरिया कैसे जिंदी बैठी रह गई, मोह उठा लेता। धीरा मुर्दे के पायते बैठी थी, अडोल, एकदम चुप। उसकी आंखें निर्निमेष जब उस मुर्दे को तक रही थी, वह जो काया छोड़ने से पहले भी एक मुर्दा ही था। साल भर से मुर्दा अहरनिश कराहता था, गिगियाकर मरने की दुआएं मांगता था। खुल्ल खुल्ल खांसता हुआ खाट के तले रखी बाल्टी में थूकता था। खांसते खांसते कभी खांसी का दौरा उठता, फिर देर तक उसकी सांस न जुड़ती।
सब उससे दूर रहते, मगर धीरा उसकी सेवा टहल को पाते बैठी रहती। सब पक्की नींद सोते, वह रातों को कुत्तों सी झपकी लेती। सवेरे उसकी बाल्टी खंगालती, उसकी उल्टी और खकार भरी बाल्टी खंगालती, लिसड़ी चादर धोती, अर्थी को एकटक ताकती। धीरा की आंखों में संदेह भरा था कि बांस की तिकटी से उठकर वह गंदेला मुर्दा फिर खांसते खांसते हलक से खकार और खून उगल देगा। मुर्दे की उठावनी हो रही थी। सेहन में औरतों की रुलाई तेज हो गई, मगर धीरा की आंखें सूखी थीं। इंदु जीजी सुरगना चाहिए था मोह, पर सच्ची कहूँ आज नरक से छूट गई। मेरे पीहर चिट्ठी गैर दो मोह लह गए। इंदु जीजी सुरगना चाहिए मोह, पर सच्ची कहूँ आज नरक से छूट गई। मेरे पीहर चिट्ठी गेर दो मोह ले जाए। धीरा की गुहार पर छाती पीटती बुढ़िया दहाड़ उठी। बरसी तक तो मरन भी न दूं तो अब सगुनी एक आंसू न गिरा तेरी आंख से। आते ही 5 हाथ लंबा ठाड़ा आदमी खाए गई, डकार भी न भरी। बुढ़िया की अंड वंड बातों पर लड़की की अम्मा भड़क उठी। झूठ के पाँव न होते, तू जाने तो है अम्मा दिख खा गई तेरे प्रमोद को, पर इस बिचारी को तू खा रही है। बुढ़िया की भौएं तन गईं। औरत में सत्य होए तो अपने आदमी के प्राण यमराज से भी छीन लावे। बेकार की बात मत कर अम्मा, तेरे सत्य में क्या खोट था जो बाबूजी चले गए। इस तर्क पर बुढ़िया तिलमिलाकर रह गई। धीरा उसकी अम्मा के पांव पकड़कर दीनता से बोली, क्या करूं जीजी, ना आए रही मोए रुलाई। यहाँ तो यही कचोके सुन घुट घुट कर मर जाएंगी मैं। माँ के साथ घिसटती ख्यालों में गारद लड़की के आयाने मन में सहसा कोई खटका हुआ। कहीं धीरा तो नानी के कचोके सुन घुट घुट रोकते रोकते भी डर जबान पर आ गया। अम्मा बताओ तो धीरा मर गई क्या? मामी लगती है तेरी, बड़े छोटे का लिहाज रख, वो क्यों मरे? अम्मा की फटकार अब की और भी करारी थी। क्या धीरा अब भी हवेली में घुट घुट मरती होगी? स्मृति की वीथिकाओं में भटकते गांव की सरहद आ गई। गांव बस 100 गज दूर रह गया था। सरहद पर एक पायाब बम्बा था। उसके बाद सड़क 2 सिमत में बट गई। टेम्पो से उतरकर मैं फिर दाएं बाएं के फेर में उलझ गई। बम्बे के अवार पार कच्चे पक्के मकानों की पंगत शुरू हो गई। सालों बाद भी सब जाना बूझा सा। बम्बे की पुलिया पर पांव लटकाए बैठे बच्चे, घास में थूथनी घुसाए गाय भैंसों का कुनवा, सिर पर घास के गट्ठर ढोते आदमी और दरवाज़ों के बाहर बतकड़ी में मुन महिक औरतें। दृश्यों के रेले में निज्जो कहीं रिल गई थी। अपने दरवाजे पर मौजूद एक मरी सी औरत मेरे हाथ में थमे मिठाई के डिब्बों पर उत्सुक नज़र डालकर निकट चली आई। पाहुनी दिखो, मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। कौन लगो या गांव की नंसार है, किसके यहाँ कुएं वाली पक्की हवेली? अरे तो विनम्रदत्त पंडित जी की देवती हो। मुझे तसल्ली हुई कि अब मैं सही ठिकाने पर पहुंच जाऊंगी। मगर तभी मराऊ औरत ने एक गहरी सांस भरी। वहाँ काहे को जाओ बीवी, हवेली तो उजड़ हो गई, वहाँ कोई न रहता। बोलते हुए औरत का स्वर किंचित धीमा हो चला था। जने किसका शराप लगा है, सगला वंश ही खत्म हो गया। सास बहू पता ना कौन से पातक भुगत रही हैं। तो वे लोग अब कहाँ हैं? मेरे ऊपर थकन गिराई। अंदर तेजी से बहता हुआ कुछ ठिठक गया था। अच्छा तुम्हें खबर ना है, फिर तो कहीं हेरा जाओगी। औरत ने निकट ही गोलियां खेलते हुए घुटे हुए सिर वाले लड़के को आवाज़ दी। अरे किरसन, उरे कुजा। लड़का कमर से खिसकती पतलून को सरकाता हुआ आ खड़ा हुआ। तेरे फुआ लगे हैं ढोल ना, जय जय राम राम। औरत उसकी टक्कल खोपड़ी पर चपेट लगाकर भिनभिनाई। जब फुआन वेदवती अम्मा के घर तक छोड़िया, मैं उपकृत हो उठी। क्या आप भी किसी अनजान राहगीर को रास्ता दिखाने लोग जाते हैं? लड़का हुमक हुमक कर अपने कद से
दुगनी बड़ी साइकिल खींचता हुआ मेरी अगुवाई कर रहा था। वह बीच बीच में रुकता, मुड़कर मुझे देखता, फिर पैडल मारने लगता। मैं उसके पीछे मूड अनुचर की भांति रेंगती जा रही थी। मुझे एक एक कदम भारी हो रहा था। सारी पुलक कहीं बिला गई। हवेली भला क्यों उजड़ हो गई? ऐसा क्या हुआ कि कोई न बचा? नानी के संग तीनों में से कौन सी बहू होगी? मन में कितने ही सवाल घुमड़ रहे थे। कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी अनचिही गलियों को लांघकर हम गांव के आखिरी छोर पर एक घर के आगे रुक गए। जान पड़ता था किसी वजह से वह अधबना ही रह गया, क्योंकि अच्छे बड़े मैदान की चार दीवारी के अंदर बिना पलस्तर के 2-2.5 कमरे चिनने के बाद बुनियाद भरकर छोड़ दी गई थी। लड़के ने साइकिल को दीवार पर सहारा देकर फाटक भड़बड़ाकर जोर से आवाज़ लगाई, बेदो अम्मा, कहाँ हो? मेहमान आए हैं। कई मिनट भीतर से कोई हलचल न उठी। लड़का बंदर की सी चपलता से चौहद्दी पर चढ़ा और हल्की सी धप की ध्वनि के साथ भीतर कूद गया। थोड़ी देर बाद फाटक की ओर से 50 साल की झिलंगी सी धोती पहनी प्रौढ़ा ने आधा धड़ बाहर निकाला। शीतला के दागों से भरा समलाया चेहरा धूप की चौंध से मनहूस लग रहा था। कौन? सूरज से बचने को आंखों पर हथेली की आड़ बनाकर दरवाजे पर खड़ी औरत ने मुझे अचंभे से देखा। चौड़े चकाट माथे पर अपरिचय की सिलवट पड़ गई। देखी सी तो लगे मैं पहचान न रही। मैं अनाहूत अतिथि होने की आत्महीनता से सिमट गई। लज्जा और संकोच मेरे पूरे समूचे अस्तित्व पर शैवाल की तरह फैल रहे थे। मैं नीरजा, बड़ी मामी हो ना? मेरे शब्द मानो कंठ में ही फंस रहे थे। अगले क्षण हड़ियल चेहरे पर जड़ी पीली निस्तेज आंखों में चौंक भर गई। अरे निज्जो बीबी, अय मैं भी तो कहूँ देखी भाली सूरत है। अनी बनी इंद्रानी जीजी हो, बोई नाक नकस बोई काठी। सालों बाद अचानक मुझे देखकर मामी अचकचा गई थी। दरवाजे पे क्यों खड़ी? भीतर आओ। मामी ने फाटक से हटकर मुझे अंदर आने की जगह दी। आज कैसे नंसार याद आ गई। मुझसे कोई जवाब न बना। मैं बस एक जेपीली मुस्कुराहट ही दे सकी। मामी ने धोती की खूंट में बंधे 10-10 के 2 सिक्के निकालकर साथ आए बच्चे की मुट्ठी में ठूस दिए। जइयो रे किशन, मनेसी की दुकान से बिस्कुट और दाल सेब लिया। मैं छिपी निगाह से मामी में आई तब्दीली को पकड़ रही थी। दोहरा बदन इकहरा हो गया, सूरत की बदनुमाई दूनी, ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो चले थे, आँखों के इर्द गिर्द कालिमा गहरा रही थी। वह मेरी निगाह ताड़कर तेल हल्दी से सने हाथ मैली धोती में पोंछते हुए झेपी झेपी सी हंसी। तुम भी कहोगी मामी ने कैसो रूप बिगाड़ रखो है। अचार गेर रही थी। अब के मिर्च अच्छी उतरी है, तनक धोती ब्लाउज बदल लूँ। मैं खिसियाकर फिर मुस्कराने लगी। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। तखत पे जाजिम डाल दूँ? अरे नहीं, ठीक है। मैं तपाक से नंगे तखत पर बैठ गई। लंबे बरामदे के सामने एक सीध में 2 कमरे बने। बाईं तरफ रसोई, दाएं में शायद गुसल खाना। बाकी जगह खुली अंगनाई में नीम के पेड़ के नीचे गाय भैंस की खोर। कभी हवेली से दूर इस अहाते में ढोर बनते थे। अब वहीं बस रहने भर को 2 कमरे डाल दिए थे। मामी ने हैंड पंप से पानी खींचकर गिलास भरा, मेरे हाथ में देकर भीतर के कमरे में घुसकर सांकल चढ़ा ली। अंदर के संदूक खकोड़ने की आवाज़ें आने लगी। मेरे चारों ओर बेगानापन कुदकने लगा। मैं खाली सी गिलास की तली में बैठी गाद को देखने लगी। सालों बाद भी यहाँ के पानी में बक्सौला स्वाद मुझे याद था। मैं ननियाल के पुराने घर को सोच रही थी। अजीब सी हवेली थी। साल की लकड़ी पर आरकूट के चौबदार बोझिल दरवाजे के भीतर पांव रखते ही घुटी घुटी सी दुआरी की एक सीध में जीना, नहान घर पाखाना, दुआरी के पार सेहन, सेहन के पार तितरफ बरामदा, बरामदों के पार उदार कोठे, कोठों में बैठते नानी जी का दम घुटता। वो महल सरीखे घर से आई थी। नानी मिडिल पास थी, उनकी हर बात में ठसक थी, सो उनकी खाट बरामदे में एक नियत जगह पर बिछी रहती।
नियत जगह खाट के तले पेटी में हारमोनियम और पीछे आले पर कलसी में नहाने के लिए पानी रखा रहता, बिल्कुल ऐसा ही बेस्वाद और बक्सीला। थोड़ी देर बाद मामी कमरे से बाहर निकली तो बाल पट्टेदार कढ़े थे, चेहरे पर सस्ती क्रीम की सफ़ेद परत चढ़ी थी, नई जुलेटी धोती ढीली चर्बी वाले पेट पर कायदे से फैली थी, मगर मामी अब भी असहज लग रही थी, या शायद हम दोनों ही असहज थे। मैं चोर आंखों से घर की दुर्दशा देख रही थी। घर की दीवारें, खिड़की, किवाड़े सब तंग हाली की गवाही दे रहे थे। दीवारों पर चलताऊ रोगन चढ़ा था, खिड़कियों के कांच में दरारें थीं, उन पर पड़े पुरानी धोतियों के पर्दे हवा में फहरा रहे थे। गणपति का 2 साल पुराना कैलेंडर दीवार पर घड़ी के पेंडुलम की तरह दोलन करता अपने काल का हाल कह रहा था। मामी खुद को व्यस्त दिखाने के लिए तख्त पर रखी चीज़ों को उलट पलट करने लगी। अब तो ठाट न रहे निज्जो बीवी, अब तो ठाट न रहे निज्जो बीवी। 1600 बीघा ज़मीन थी। तुम्हारी सारी मौसी मामाओं के ब्याह में ज़मीन बेच दी गई। कई बीघे बिचले लल्ला की बीमारी में खा गई। कुछ माता जी ने एक भगत जी के नाम कर दी। नहर पार की सगली ज़मीन सरकारी पिलान में चली गई। आज तलक भी मुआवजा न मिला। खेती बाड़ी देखने वाला कोई होता तो कुछ हिस्से आता, बटाई पे देके कुछ न बचता। साल भर का गेहूँ दाल बस। मैंने अनचाही ही बकबकाए पानी का घूंट भरा। तो हवेली भी बेचती ना, उसे कौन खरीद रहा। फिर यहाँ क्यों, इतने बड़े घर में जी घबराया था। माता जी हर वक्त डरे थी। अब तो कई साल हो लिए। मैं हैरान हुई, वहाँ तो खूब रौनक होती थी। रौनक तो बालक बुतरियों से थी। निज्जो बीवी डांड ने बेई न छोड़े। डायन मेरी उत्सुकता बेलगाम हो रही थी। रौनक तो बालक बुतरुओं से थी। निज्जो बीवी डांड ने बेई न छोड़े। डायन मेरी उत्सुकता बेलगाम हो रही थी। मामी ने दीवार का सहारा लेकर बिलखना शुरू किया। हाँ, हवेली किसी परेतनी ने कब्जा कर रखी थी। भगतिया ने बतेरे तंतर मंतर करे, कोई असर ना हुआ। क्या कह रही हो मामी, इन बेकार की बातों पर हवेली छोड़ दी। मैं मामी की मूर्ता पर खुंदक खा रही थी। छोड़ दी तो देहली पे दिया बालने से बच गई। तुम्हारी मान ली, मैं भरमा गई। सारा गांव थोड़ी भरमा गया। सब कहते हैं हवेली में से बालक बुतरुओं के रोने की आवाज़ आवे, कोई औरत रातों चिचियावे। या तो बताओ, घर के सगले बालक किसने खा लिए, एक भी न जिया। मामी शून्य में बोलती जा रही थी। मेरा बड़ा कोठे पे चिड़ियान को बाजरा गिरने गया, तिलमिले से सीधा जाल पे आके गिरा। खोपड़ी के 2 फाड़ हो गए। बिचले को बिजली ने पकड़ लिया। छोटा गोद में रात को सोया, सवेरे मरा मिला, कतई नीली देह। बोलते बोलते मामी आंखों पर आंचल भरकर बिलापने लगी। मामा तुम्हारे औलाद के सदमे में चले गए। छोटे लल्ला जी का पहलौटा बस 2 दिन जिया, गोल मटोल एकदम खरगोश जैसा। फिर तले ऊपर 2 पेट में ही गए। छोटकी मामी मर के बची। मैं सन्न बैठी सुन रही थी। मेरी कनपटियों पर खून की चाल तेज होने लगी। मामी अपनी रौ में थी। छोटी लल्ला जी की सोते में गिंगी बन जाती थी, सो अपना हिस्सा बेच के खुर्जा बस गए। कभी कभार भी ना आते। अब तो खैर लुगाई भी उन्हें छोड़ के अपने पियर बैठी है। जी तो मेरा भी करे सब छोड़ के कहीं भाग जाऊं, पर इज्जत से पड़ी हूँ, बिराने घर थूकने का भी डर। मेरे दिल के नरम कोने में लगातार कोई फांस चुभ रही थी। मामी के रूजो रंज में मुब्तला होते हुए मेरा मन धीरा का जिक्र सुनने को कलमला उठा, मगर वह तो हमेशा ही हीन और नगण्य थी। उसकी बात कौन करता। मेरे आतुर से बेखबर मामी ने चौके में चाय चढ़ा दी। चौके की दीवारों पर कलौच थी। कुछ वैसी ही कलौच मेरे जेहन पर छाई थी। ये कलौच मात्र संवाद से ही मिट सकती थी। मैं बातों का सिरा ढूंढने के औरेब में थी। और धीरा, उसका क्या हुआ। मेरा मतलब बिचली मामी। मैंने संभल कर पूछा। वो भी खत्म हो ली, 10 साल हो गए।
चिट्ठी न पहुंची। मामी निकट पड़े बेलन से अदरक कूटते हुए नितांत बेलागी से बोली, कैसे? मेरे अंदर एक झनाका हुआ। मुझे लगा थकन और गहरी हो गई है। बाका दिमाग चल गया बीबी, बाई बाबलेपन में कूद मरी। बाका दिमाग चल गया बीबी, बाई बाबलेपन में कुएं में कूद मरी। मामी ने जैसे कलेजे में कोंचनी भोंक दी। अचरज से मेरी आंखें फैल गईं, कानों में सनसनाहट हो रही थी। धीरा के पागलपन की बात मुझे बेतरह साल रही थी। अच्छी भली तो थी, पागल कैसे हो गई? दिमाग का कुछ पता है? कहीं का कहीं भागे। मामी किस्से को टरका रही थी। फिर भी कुछ तो हुआ होगा। उसे खसम चाहिए था। बिगड़ैल ने छोटे लल्ला को फंसा लिया। गौनाई बहू का जोड़ा कैंची से कतर दिया। क्यों? मेरे लिए धीरा पहली हुई जा रही थी जलापे में, और काय को नई ब्याहली से होड़ करे थी। सांझ पड़ेगी, चुट्टे बिंदे का अतर उड़ा के लल्ला जी के आगे पीछे डोले। वो अपने कोठे में घुसते तो उनका दरवाज़ा पीट के हल्ला करती। उनके कोठे के आगे बैठ के रातों चीखे। अब तक लड़का बिस्कुट नमकीन लेकर आ गया। मामी ने प्याले में चाय डालकर बेमेल प्लेटों में नमकीन और बिस्किट सजा दिए। मेरे साथ आई मिठाई के टुकड़े भी। लड़का खाने के लोभ में तख्त के किनारे पर जमा हुआ था। उसकी नदीदी आंखें बिस्कुट कतलियों पर चिपकी थी। मैं धीरा के प्रसंग को छोड़ने को तैयार न थी। मामी की आंखों ने मेरी इस उद्विग्नता को लपक लिया। जा रे किशन, तनक बाहर को खेला। वह मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर फुसफुसाई, क्या बताऊं निज्जो बीवी, एक रात तो बाने दल्लान में लल्ला जी के आगे अपनी धोती ब्लाउज फाड़ डाले। कतई नंगी हो गई। मोए बच्चा चाहिए। कुछ तो बावली, कुछ भूतों का देड़ी लल्ला जी की सगली देह बकोट ली। उस दिन माता जी और लल्ला जी ने बहुत मारी। उस तरह से बाके केस मोड़ दिए। रोज ही मार खावे थी, पर ऐसी पक्की कि एक आंसू न रोई। मुझे अपना सिर फटता हुआ लगा। एक स्नावयिक आकुली से मेरे सारे रोए खड़े हो गए। फिर अपने घर क्यों न लौट गई धीरा? बाकी पियरियों ने हाथ झाड़ लिए। वे तो बिचले लल्ला जी के मरण में रोने को भी ना आए। बस चिट्ठी भेजी कि हमने तो अपनी ओर से देखभाल के ब्याह करा, बाकी बहन बेटी का भाग। अब वे जैसे रखे उनकी चीज़ है। नमकीन में सरसों के तेल और मिर्च की झांस थी, चाय में मीठे की अति। मैं चुपचाप बिस्कुट कुतरने लगी। चाय पीते मेरे ओंठ चिपकने लगे थे। मामी खड़े खड़े मीठी चाय को कटोरे में सहरा सहरा कर पी रही थी। मैं भी का जिक्रा लेके बैठी। तुम कहो इंद्रानी जीजी ठीक ठाक है? अम्मा तो पिछले महीने छाती के कैंसर से। दरअसल मैं इस वक्त धीरा के सिवा और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। अम्मा की खबर सुन मामी चाय का कटोरा तख्त पर टिका लद्द से ज़मीन पर बैठकर बिलखने लगी। ऐसी नाराज़ी कि मरते वक़्त भी याद न करी जीजी ने। कुछ देर को हमारे संवाद में मातम चितरा गया। मैंने ही माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अम्मा किस बात पर नाराज़ थी? उन्हें भी नाराज़ होने को कोई बात चाहिए थी भला कि सऊ बात पे बिगड़ जावें। मामी रोते रोते पपड़ाए होठों पर उचड़ आई चाम को दांतों से कुतर कर बोली, बिना वजह तो ना हुई होंगी। मैं मामी को पूरी शिद्दत से कुरेद रही थी। माता जी से ही कोई राड़ हुई थी। मामी ने आँख चुरा कर कहा। ऐसी गर्व गहेली कि फिर पलट के ना आई। दौड़ सलून भी छोड़ दिए। मामी बातों का रुख बदलने की जुगत में थी। तुमने भली करी जो आ गई। माता जी का जी तुम में ही पड़ा था। चाय पानी पी लो, मिल लियो। अभई सो रही दिखें। जाड़े जाड़े धूप में खाट घेर दूं। सहसा मुझे सुध आई कि मैं यहाँ क्यों आई। नानी कैसी हैं? 3-1 साल हो गए उन्हें फालिज मार गया। अब तो बस आजकल लगी हैं। चाय खत्म होते ही नानी के पास लेवा जाने को मामी खड़ी हो गई। आंगन के एक निकम्मे कोने में गूदड़ लिहाफ ओढ़े एक ठटरी झिलंगी खाट पर पड़ी थी। मेरे दिल में धक सी हुई।
रोबीली नानी का यह रूप पहचान में न आता था। नानी के पेट पीठ मिलकर एक हो गए थे। आंखें कोटरे में धंसी थी, बदन से बाँस उठ रही थी, चिपचिपी लार से लिथड़े मुंह के पास मक्खियाँ भिनक रही थीं। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा था। ऐसे अचानक क्या हुआ? सब उसकी लीला है बीवी, हम तुम कौन? मामी ने आसमान की ओर ताका। अच्छी भली रोटी खाए के सोई, तड़के भैंस की सानी पानी को उठी तो बरामदे में निसस पड़ी थी। अब बस इसी ढाल घर पड़ी रहे, न मरे में न जिंदे में। गू मूत सब इकली कर रही हूँ। मामी ने नानी के मुंह पर बैठी मक्खियाँ उड़ाते हुए कहा। कुछ खाती बाती हैं? तनक मनक सी दलिया खिचड़ी निगल ली तो बहुत जानो। पहले जरा नमक ज़्यादा पड़ जाए तो थाली सरका देवे, ले जा या मैं मुँह से ना खाई जाए। अब रोटी भी ना रही। मम्मी ने खाट पर पड़े लोथ को हिलाया। माताजी उठ ना रही, देखो कौन आया है। रात दिन याद कर रही थी। कोटरों में धसी आंखें खुली। आंखों ने मेरी शिनाख्त की। आंखों में हैरत भर गई। आंखों ने हल्का सा झपक कर मुझे करीब बुलाया। बोलने के प्रयास में पपड़ाए होठों के कोरों पर बेतरह लार इकट्ठी होने लगी थी। बड़े यत्न के बाद हिलते नानी के टेढ़े होठों ने फूंक भर निकाली। जैसे दो गूंगे बोल मेरे कान में सुर हुए। निज्जो। मेरा कंठ रुध गया। मैंने नानी की छीड़ देह को अपनी बाहों में भर लिया। मैं हैरान थी कि बूढ़े बाजे ने नानी और मुझे आज भी उसी ताई से जोड़ रखा है। नानी की आंखों ने मेरे अगल बगल देखकर सवालिया ढब से पलक झपकाई। उस झपक का मैं मंतव्य समझ गई थी। अम्मा नहीं रहीं। बोलते हुए मेरी आवाज़ भारी हो रही थी। नानी का नहीब बदन फरफरा उठा। हतप्रभ आंखों से बल्ल बल्ल खारा दरिया बह निकला। एक व्याकुल चुप हमारे बीच पालथी मारे बोलती रही। दिन बुझ रहा था। नानी की खाट बरामदे से खींचकर मामी ने पुरानी चादर की धूल भरी आयताकार गठरी मेरे सामने रख दी। ये धरी तुम्हारी सौगात, ननियार से बस यूं ही नेमत आई तुम्हारे हिस्से। कहते हुए मामी के चेहरे पर रंज उतर आया था, मगर मेरे भीतर बैठी 7 बरस की निज्जो हुलस उठी। अरे इसमें अब भी जान बाकी है। मैं ताज्जुब में थी। हारमोनियम जस का तस था। हारमोनियम बजाना सीख चुकी मेरी अंगुलियां बाजे की कुंजियों को महसूस रही थी। सफ़ेद काली तमाम कुंजियां सलामत थी, किंतु मैं जाने क्यों उस आबनूसी पेटी के बारे में सोच रही थी जिसमें नानी हमेशा बाजे को बड़ी एहतियात से रखती थी। हारमोनियम का उस पेटी से जुदा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। इसकी पेटी कहाँ गई? हैरत मुझ पर बाकई तारी थी। पता ना रहवे तो था पेटी में ही, पर कई साल हो गए यही गांठ में बंधी है। बीमारी से पहले भी माताजी रोज सवेरे सवेरे इसमें ही खोले थी। मामी मेरी मनोदशा से असंप्रक्त हो हुलास से मेरी मेहमानदारी में रम गए। सॉरी, थोड़ी सी कचौरी उतार दूँ? तुम आ गई तो जी कराया। ना तो एक टाइम बनाया 2 टाइम खाया। मुझ इकली का कितना पेट। अब पहले जैसी बात ना रही। ज़्यादा देर खड़ी रहूं तो गोड़ टूटन लागे। मैं पास ही आसन डालकर मटर छिलवाने बैठ गई। मेरे अंदर देर से एक नासब्र तलब उठ रही थी। मैं जरा हवेली हो आऊं। अब इस वक्त अबेर हो गई, बिजली बत्ती भी ना है। मामी के लिए मेरा आग्रह असंगत और अनपेक्षित था। गली मोहल्ले में तो कोई होगा, दिया ढिबरी दे देगा। बोलते हुए मुझे लगा कि मैं असभ्य और निरंकुश हो रही हूँ। पूरा मोहल्ला बियावान हो गया। अब गामन में कौन रहे? बड़े बूढ़े पड़े हैं, उमर टेर रहे हैं। मामी ने अपने कौशल से निपटारा करने का यत्न किया। फिर भी न मानो तो कल बखत हो अइयो। ठंड से सिकुड़ी हुई सी फाकताई सांझ में मामी धुएं के पर्दे से पीछे कचौरियाँ तल रही थी। कोई सीली लकड़ी लगातार धुआं छोड़ रही थी, जिससे आंखें कड़वा रही थी।
यादें कड़वाहट किसी और चीज़ की थी। मामी ने अपने जानिब खासा तर भोज बनाया था। तेल मसालों की तह में लिपटा सूखा सीताफल, रसेदार आलू मटर, मोयनदार कचौरियाँ। लेकिन मेरे अंदर धीरा बेतरह कुलबुला रही थी, जैसे बस अभी उस कुएं में झांक लूं जिसमें धीरा कूद मरी थी। मेरा मन बुझा हुआ था। अनमनाहट ने थोड़ा सा खाकर मैं एक तुरस डकार छोड़कर उठ गई। ठीक ना बना? मामी ने मायूसी से पूछा। नहीं अच्छा था, रात को कम ही खाती हूँ। मामी ने चूल्हे की राख बराबर की बुझबुझाती लकड़ियाँ तसले में भरी और नानी की खाट के तले रख दी। सारी रात माताजी के खर्राटों की डांक बंधी रह गए। पलक से पलक ना लगती, सो इनकी खाट अब बरामदे में ही कर दूं। मामी ने मेरा बिस्तर भीतर बरोठे में लगाया था। तकिए और चादर ने शायद सालों से धूप न देखी थी। उनमें अजीब सी हमक भरी थी। चादर के किनारे रेशमी धागों से कढ़े गुल बूटों के बीच लाल डोरे से धीरा और प्रमोद पड़ा था। ये 2500 साल पुरानी धीरा के दायजे में आई चादर थी। मामी गिलास में दूध रख लालटेन की लौ नीची कर चली गईं। मैं तकिए में मुंह गड़ाए सोने की कोशिश करने लगी। अचानक लगा जैसे सीलन भरी बोशींदा चादर से धीरा के कस्तूरी इत्र की सुवास उठ रही। तकियों और चादर पर कड़े हुए फूल महकने लगे। मेरी आंखों में दूर तक नींद नहीं थी। अगहन की ठंडी बौखलाई सी बहरात गुजरनी भारी हो रही थी। जाड़ों की रात और जेठ की दोपहरी कैसी सूनी और स्तब्ध होती है। ऐसे सूनेपन में किसी कुत्ते के भौंकते की कुत्तों के लगातार भौंकते जाने की आवाज़ किसी रात के पंछी की बेसुरी टेक बेचैन कर देती। हार कर मैं खुली अंगनाई में निकल आई। बरामदे में नानी अब भी जाग रही थी। बीमार की रात पहाड़ बराबर होती है। बाहर खूब चांदना था, मगर मेरे मन पर अंधकार था। हवा में अजीब सनक थी, जैसे बर्फ छू कर लौटी हो। मैं किसी खलवत में दूध का गिलास उठाए आसमान को ताकने लगी। क्या किसी तूफान के आसार हैं? प्याला खाली होने तक आसमान ने अपना हाल ना कहा। जैसे नानी चुप थी, जैसे मामी और मेरे भीतर की हलचल मेरी शक्ल पर साया ना हुई। मैं मामी की बातों से अपनी स्मृति का सिलसिला जोड़ रही थी। कड़ियाँ जोड़ते मन फिर विगत में भटकने लगा। इस भटकाव में मैं नीरजा से फिर निज्जो हो गई और ये सोच कर अचंभित होती गई कि कैसे अपनी सारी चेतना को एक बिंदु पर एकजुट कर भर से मेरी याद पर बड़े पर्दे उघड़ने लगे। अब निज्जो अम्मा के साथ ईंट खरंजे की गली में उस पुरानी पक्की हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली पर नया रंग रोगन हुआ, फिर भी चौमास में आई नई सीलन दीवारों से चिपक कर बैठ गई। कच्चे दगड़े से गुजर कर आने की वजह से उसके पैर धूल से भरे थे। उससे अम्मा उद्विग्न लग रही थी। वह चिट्ठी भेजकर आए अप्रत्याशित बुलावे पर घबराई हुई थी। दुआरी पार करके अम्मा ने अटैची बरामदे के थमले में टिका दी। बरामदे में पटसन के पीढ़े पर बैठी नानी सारा वजन घुटनों पर तौल कर अरे मेरे राम जी, तेरा ही सहारा कहते हुए खड़ी हो गई और ऊंचे सुर में रोने लगी। घर आई मौसियाँ मामी भी सुर में सुर मिलाकर विलाप कर रही थी। निज्जो महीने पहले किसी मृत्यु के बाद बरसी होने तक हर मिलन पर रुदन के इस रिवाज को नहीं जानती। वह इस माहौल में अप्रतिभ होकर ऊपर की मंजिल पर दौड़ गई। सीढ़ियों के ठीक सामने एक बड़ी बैठक के आगे लोहे का बड़ा जाल के ऊपर लाल फर्श वाला निद्रा बारजा। निज्जो जाल से ही नीचे झांकने लगी। वहाँ किसी बात पर ऊंची आवाज़ में जिरह हो रही थी। वह उकताकर लाल फर्श पर बने व्रत में किसी माहिर नर्तकी की तरह अपनी घेरदार फ्राक को लहराकर गोल गोल घूमने लगी। उसके पैरों में जैसे चकर गिन्नियाँ लगी थीं। घूमते घूमते वह निढाल होकर जाल पर औंधी लेट गई। उसकी आंखों में सब कुछ तेजी से गोल गोल घूम रहा था। अब पूरी दुनिया उसे गोल घूम रही थी, ऐसा लग रहा था, गोल गोल और बिल्कुल गोल गोल। नानी दरवाजे के पीछे दुबकी धीरा पर बिगड़ रही थी। दुबली बेहाल हो चुकी धीरा में कुछ तंदुरुस्त और बहाल था। दुबली बेहाल हो चुकी धीरा में कुछ तंदुरुस्त और बहाल था तो उसका पेट। वह अपने उभरे पेट को
अपनी बेरंग साड़ी का पल्लू फैलाकर छिपाने की नाकारा कोशिश कर रही थी। पल्लू का दूसरा सिरा रुलाई रोकने को मुंह पर रखा था। इस कोशिश में उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसके पेट को देखकर निज्जो की कल्पना में नन्हे नन्हे हाथ पांव उगाए। अब उसकी प्रजा में वृद्धि होगी। किंतु अचानक उसकी अम्मा ऊंचे कंठ से बोलने लगी। ये क्रोध से नानी की वंकार नहीं थी। 5वां महीना चढ़ गया है अम्मा। अब सफाई के माने जानती हो, ये मर जाएगी। उत्ती राण कल की मरती आज मरे, जन्म में थुकवा दिया, नानी झौंहाकर बोली। प्रतिवाद में अम्मा के चेहरे पर घृणा फैल गई। वह तल को उठी। थुकवाया तो तुम्हारे लल्ला ने भी, उसका क्या? धीरा डबकौआ आंखों से गरजती नानी को देख रही थी। आदमी को मरे साल ना हुआ, उसकी ऐसी आग उठ रही थी कि पूत समान देवर न छोड़ा। मैं तो सोच रही थी यूं ही फूल रही है। पूत समान देवर तो माँ समान भौजाई, छोटों को ये पाठ ना पढ़ाया। अम्मा जो हुआ दोनों की राजी थी। अम्मा ने माहौल में जैसे जहर उगल दिया। बड़ी मामी एकदम से बमक उठी। चेचक की दगीली सूरत असम्मत से भड़क से ललिया गई। आदमी को नहीं दोष लगे इंद्रानी जीजी। मौसियाँ अलग तन्ना रही थी। इज्जत पर ढेले फेंकने आई हो जीजी की सुलह सफा करने। पीढ़े पर बीजना जलती नानी को हौसला मिल गया। बीजने की डंडी साँट से धीरा की कमर पर पड़ी। उसकी छिलमिलाहट से वह दरवाजे पर सिर पटक कर चीख पड़ी। माताजी, मैं अपना बच्चा ना गिराऊं। देखो नन्ही जान पेट में कैसे डोल रही है। रेडियो की आवाज़ बढ़ा दी गई। धीरा अपने उभरे हुए उदर पर हाथ रखकर लगातार रिया रही थी। पैर पड़ूं मैं बालक खाने वाली डायन मत बनन दो। प्रमोद जी का हिस्सा दे दो। यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। कसम उठाऊं जो कभी दिखूं। आ तो तेरा हिस्सा दूं। नानी का बिजना फिर घूम गया। इस बार चोट गाल पर पड़ी। चोट खाकर धीरा का गाल कल्लाने लगा। कुछ देर बीजना घूमता ही रहा। अम्मा नानी को धकेल कर चिल्लाने लगी। तू कहीं न जाएगी धीरा, तेरा अकेले दोष नहीं है। इस उम्र में क्यों पाप कमा रही अम्मा? एक काम कर, चद्दर डलवाकर इस छोटे को बिठवा दे। जिसकी करनी उसके माथे, इस बेचारी को भी आसरा होगा। अम्मा ने जैसे सलाह नहीं बम फेंका था। नानी गस खाकर धड़ाम से गिर पड़ी। जीते जी हवेली के माथे नील का टीका न लगन दूंगी। नानी के दांत भिज गए। आंखों की पुतलियां उलट गईं। बाकी लोग उसके हथेली और तलुओं को रगड़ रहे थे। पानी के छींटे मारती बड़ी मामी अम्मा को गरियाने लगी। कुछ तो लोग लिहाज रखो जीजी, तुमने तो दुनिया पेट में धर ली। चौके की राण बालक जनेगी। मामी की भद्दी सूरत पर सदभा होने का दर्प चिलकने लगा। वह धीरा को खा जाने वाली नज़र से घूर रही थी। मोरी की ईंट कंगूरे पर न चीनी जाती। पंडित जी चलन कलन देख गए हैं। नहान पीछे लल्ला जी का लगन है। अम्मा ने तुरंत थमले से सटी अटैची उठा ली। निज्जो की वहाँ खींचती बोली, तो समझ लो इंद्राणी मर गई। अब देरी पर कभी पाँव ना धरूं। अचानक ही मेरे करीब एक सरसराहट हुई। बड़ी मामी शायद पेशाब के लिए उठी थी। मुझे जागते देख मेरे करीब चली आई थी। अरे सोई नहीं निज्जो बीबी, यहाँ काहे को जड़ाए रही हो? नींद नहीं आ रही मामी। धीरा अब भी मेरे जेहन को जकड़े थी। माताजी की नाक बज रही होगी। मामी हंसते हुए मेरे पास ही खोर की ठंडी मुड़ेर पर बैठ गई। मैंने उनकी अलसाई आंखों में अपनी आंखें गड़ा दी। धीरा के उस बच्चे का क्या हुआ? नानी का चेहरा एकदम फक पड़ गया। कौन सा बच्चा? कहाँ सुनी आई? कानों और आंखों में 4 अंगुल का फर्क हो। बनो मत मामी, वही बच्चा जिसने सारा वंश खा लिया। धीरा डायन बन गई। मेरी बेचैनी फनफनाकर बेलगाम हो रही थी। आवाज़ में जहर भर गया, मानो मेरे अंदर अम्मा की रूह उतर गई। मामी के चेहरे की मुर्दनी अंधेरों में भी दिख रही थी। माताजी ने कुछ कही। कसम धरा लो बीवी, जिस रात को उसे दर्द उठे मैं पीहर गई थी। मामी मेरे हाथ पकड़कर सिसकने लगी। इंद्रानी जीजी ने ठीक कही थी, धीरा को छोटे लल्ला को बिठा दो, पर माता जी न मानी। लल्ला जी भी मुकर गए। उन्हें कोरी लौंडिया चाहिए थी।
मेरे मन में घृणा उमड़ रही थी। मैंने मामी की दिलासा के लिए कोई यत्न नहीं किया। वह ग्लान थी या गुबार बोलते बोलते मामी की सिसकियाँ रुदन में बदल गईं। धीरा को इस घर में कोई सुख न मिला। जाते जाते प्रमोद भी अपना मरस दे गए। उसकी तरह ही रोज़ बुखार बदन पर चढ़ने लगा। खांसते खांसते बेदम हो जाए। जो छोटे लल्ला जी के गले में बैठ जाती तो घर का नाश काहे को होता, काहे को सारे बालक मरते। जी भर के रोने के बाद मामी कुछ संभलने लगी थी। बच्चा गिराने में धीरा मरा जाती तो सगले गांव में हल्ला हो जाता। सो 4 महीने तो कोठे में मूंदे रखी। जापे को 4 गांव पार से दाई बुलाई। लड़की हुई थी। मैंने पूछी तो माता जी बोली, दाई को ही दे दो। 4 बीघा जमीन विवाह के नाम लिख दी। वो दाई कहाँ मिलेगी। अंधेरे में एक आस किरण चमकी थी, जिसे मामी ने ठीक अगले ही पल बुझा दिया। मोए खबर ना, अब तो मरा गई होएगी। माताजी धीरा को लड़की का मोह दिखाए के ये काबू रखे थी। कहवे थी बड़ी को जान दे हवेली में ले आऊंगी। मोए खबर ना, अब तो मरा गई होगी। माताजी धीरा को लड़की का मोह दिखाए के काबू रखे थी। कहवे थी बड़ी हो जान दे हवेली में ले आऊंगी। बस काई को खबर ना, तेरी लौंडिया है। धीरा 22 दिन ते बाट देख रही थी, पर एक दिन पता न क्या देख लिया कि आधी रात माता जी की छाती पर चढ़ बैठी। दोनों हाथों से गला दबा दिया। डकरा डकरा के रोई, लवड़ी कसाइन, आज तुझे न छोड़ूंगी। मेरी बच्ची खा गई, बड़ी मुश्किल छुड़ाई। उस दिन से ई घर के दुर्दिन आ गए। एक एक करके घर के सगरे बालक खत्म हो गए। मैं सन्नाए बैठी थी, मगर दुविधा की धुंध पूरी तरह छट चुकी थी। मैंने बरामदे में खर्राटे भरती नानी को झिंझोड़ डाला। धीरा की बेटी कहाँ है नानी? नानी मरी मिट्टी सी अबाक पड़ी रही, जैसे बहरा गई हो। मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा जी ना मानता वो जीती होगी, जिसे छुपाने को इन्होंने इतने जतन करे, उसे हवेली के बाहर निकलने देती भला। अगली सुबह मैं उजड़ हवेली के सामने खड़ी थी। मामी ने चाबी थमाते हुए ताकीद दी थी। देख के पैड़ी चढ़ियो, छजली अछुआई हो रही है। पार साल अषाढ़ के हल्लन में पिछल्ला कोठा ढह गया। गली में किसी की आहर जहार न थी। चबूतरे पर सूखी हुई काई के छिलके जमा थे। हवेली की दीवारों में पीपल फूट आए थे, जो चौमासों के बाद और हरे हो गए थे। दीवारों पर उकेरी हुई शेर, मोर, हाथियों, फूलों की आकृतियां बिगड़ गई थीं। दरवाजे के ऊपर जालीदार मेहराव में कबूतरों के कुनबे बस गए। सूनी गली में उनकी गुटकन गूंज रही थी। सालों से बंद पड़े जंग खाए ताले को खोलने में मुझे खासी मशक्क़त लगी। लकड़ी का बोझल दरवाज़ा कई धक्कों के बाद, उग्र चरमराहट के बाद खुला। उस बंद दरवाजे के पार जैसे कितने साल, कितने मौसम रुके थे। मुझे लगा हवेली के हर कोने में परछाइयाँ भटक रही हैं। रीते घर में मेरी पहचान की आवाज़ें निर्वात में तिरती आती हैं। सेहन से एक पुलक उठकर मुझे गोद में भर लेती है। अब मेरी निज्जो आ गई। अब नानी नतनी की ताल बजेगी। बंदूक की होली सी दंदनाती कोई पुकार चीखती, धीरा, अरे जले पाँव की बिलैया। एक मुर्दार हकलाहट सीढ़ियों से उतरती आई। आ गई। लल्ला जी ने चरखी थमा रखी थी। कोई धिक्कार पहनी कटार की तरह गढ़ती। चौके की राण लला जनेगी। कोई गिड़गिड़ाहट मन को द्रवित कर जाती, मोए बच्चा खाने वाली डायन मत बनाओ। कोई ठसक ऐठन लगती, हवेली के माथे नील का टीका न लगन दूंगी। सेहन में हारमोनियम की आदिम धुन के टुकड़े बिखरे हैं। कोई दारुण खांस, कोई दौड़ती पदचाप, कोई हंसी, कोई गीत कानों में झन बजता है। मैं निज्जो की काया में उतरने लगती हूँ। जिस दिन निज्जो ने धीरा को आखिरी बार देखा था, उस दिन बरामदों से सेहन तक जाजिम बिछी थी। दरवाज़ों पर आम्रपत्र के तोरण सजे थे। पिछवाड़े भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। हलवाई लड्डू बांध रहा था। मठरियाँ छन रही थी। नानी अपनी धराऊ बनारसी पहने मोतीचूर और बतासे बांट रही थी। ढोलकों की थाप पर औरतों के सगुन में बैठी धीरा लगातार खांसते हुए लह लह कर बन्ने गा रही थी। उनकी आंखों में अजीब वीरानगी थी।
मायरी मैं टोना करियों, सुआ की चोच कबूतर के डहना, उड़द चिड़ैया के नैनरी मैं टोना करियों। इन तीनन को अंका मैं भसम बनइयों, लगाऊं बनने के पाँव री, भसम लगाए बन्ना पाँव न चलिए, चढ़े न पर आई सेजरी मैं टोना करियों। अपनी कसम पर कायम अम्मा अपने छोटे भाई के ब्याह में भी नहीं आई। धीरा का पेट सपाट था। निज्जों की समझ के मुताबिक उसकी गोद में आंचल ढापे चुसुर चुसुर दूध पीता एक बच्चा होना चाहिए था, मगर वह नहीं था। क्यों नहीं था? वह रोज़ उसकी खोज में निज्जों की आंखें हवेली के सारे कोने झांक आई थीं। कोई कबूतर फड़फड़ाया तो ध्यान बिखर गया। मैं माद कदम चलती कुएं की जगत पर बैठ गई। आज मैंने कुएं से झांककर अपना नाम नहीं पुकारा था। मैं भर्राए कंठ से चिल्लाई थी, धीरा, और प्रतिनाद में मुझे मानो बच्चा जैसी गुहार सुनाई पड़ी। जाने कितनी देर तक अपना रीता मन लिए मैं कुएं की जगत पर बैठी रही। धीरा पागलपन में कुएं में कूद पड़ी थी या उसे कुएं में फेंक दिया गया था, मुझे ये कोई बात बताने वाला नहीं था। वैसे भी दोनों बातों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। मैं जोरों से रोना चाहती थी, लेकिन छाती पर भारी बर्फ जमी थी। सांझ ढलते मैं थके कदमों से लौट पड़ी। चौथे पैर का सात्विक सूरज उस घड़ी ना मालूम किस दिव्य कोण पर था कि उजाल दानों से आती रोशनी सीधे टूटे किवाड़ों वाली बखारी पर पड़ रही थी। अचानक मेरी चुंधियाई आंखें चिऊक उठी। रोशनी की उन नारंगी लकीरों से बखारी में लकड़ी के बजनी लट्ठों के तले दबी वह गरादार आबनूसी पेटी मुझे मिल गई, जिसमें नानी का हारमोनियम कैद रहता था। उसके कुंदे में ताला पड़ा था, मगर मुझे उसमें तोड़ने का हौसला न था। मेरी आंखों में एक सद्यजात बच्ची के गदगदे हाथ पांव कुलबुला रहे थे। तो ये थी आज की कहानी धीरा। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।